तो अब हम लोग जो है ना डबल इंटीग्रल्स का थोड़ा सा कहानी पढ़ लेते हैं, इसके बाद तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली देखो, जो एक सिंगल माने वैल्यू का जो फंक्शन होता है, जैसे हम लोग लेते हैं, सपोज करो f(x) dx, कोई भी फंक्शन f(x) है और dx है। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग ये है कि हम लोग तो मान लो फ्रॉम a टू b लिमिट है। क्या मीनिंग है इसका? एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर f(x) x axis and between the two coordinates x is equal to a and x is equal to b। यही तो है, ये जो है तुम्हारे पास a to b f(x) dx का। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) and these are the two coordinates, x is equal to a and this one is x is equal to b। ये x axis, suppose here this is the origin, ये y axis। तो ये x axis और y axis के बीच में फंक्शन y बराबर f(x) दो फंक्शन ले लिया, फंक्शन है। और यहाँ पर हम लोग इस ये फंक्शन का ग्राफ और x axis, ये देखो हम जो लिखे हैं फंक्शन का ग्राफ x axis, तो इस बीच और ये बाउंडेड बाई टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, इसी के बीच का ये एरिया बताता है। अब जैसा तुम्हारा ग्राफ हो, जिस तरह से जो भी हो, कुछ यही तुम्हारा बताता है। कैसे क्या हो गया जी? ओह अच्छा, तो a टू b f(x) dx, इसी को हम लोग कभी कभी y dx भी लिखते हैं। y dx लिखते हैं तो y वही हुआ, ये तुम्हारा y बराबर f(x), और यहाँ पर क्या लिखते हो देखो, हाँ पार्ट 1 में या IC में पढ़ के तो आए ही हो ये सब चीज़, एरिया निकालने के लिए सीखे हो। ये dx चौड़ाई है और इसकी लंबाई y है, तो y इंटू डी एक्स एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, और इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b मीन्स होल जो शेडेड रीजन है उसका एरिया बताया। इसके मतलब f(x) dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b क्या है? एरिया बिटवीन द कर्व y बराबर f(x), x एक्सिस f(x) तुम्हारे पास है, x एक्सिस तुम्हारे पास है, और दो ऑर्डिनेट तुम्हारे पास x बराबर ये, x बराबर b, इसी के बीच का एरिया। अब जैसा भी तुम्हारा फंक्शन हो, जैसा भी कर्व हो, इसी के बीच का ये कर्व बताता है बिटवीन द टू ऑर्डिनेट्स बाउंडेड बाई x एक्सिस कर्व दिस एंड ठीक है, बिटवीन द टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू x, ये हो गया तुम्हारे पास सिंगल वेरिएबल का जो फंक्शन है y बराबर f(x), उसका ये मीनिंग हुआ तुम्हारे पास। y बराबर f(x) सिंगल वेरिएबल का फंक्शन, उसका ये मीनिंग हुआ कि यही चीज़ बताएगा। अब ये फंक्शन का ग्राफ जिस तरह का, जिस नेचर का हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा रहे, ये सब लिख लो भाई थोड़ा सा, हाँ, ये सिंगल वेरिएबल का है, उससे हम लोग फिर डबल वेरिएबल की तरफ चलेंगे। ये सब चीज़ को ज़रूर लिख के रखो। यही इसका फिगर है, और फंक्शन का ग्राफ जैसा हो, जिस नेचर को होने दो, हाँ, एक्स वाई प्लेन में ही होगा कोई ना कोई, और लोअर लिमिट अपर लिमिट x बराबर a टू b, हाँ वही हुआ f(x) बराबर y जो का y, और dx y इस स्ट्रिप की चौड़ाई। तो छोटा सा एरिया निकल गया इस स्ट्रिप का, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम a टू b, टोटल एरिया निकल गया। तो क्या हो गया? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ द, अब चूँकि शेडेड कर दिया है, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बिटवीन द कर्व y बराबर f(x), कॉमा x एक्सिस एंड द बिटवीन टू एंड टू बिटवीन के एंड द टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू x इक्वल टू, एंड द टू ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये तुम्हारे पास चार चीज़ है तुम्हारे पास, y बराबर f(x), x एक्सिस x इक्वल टू a, x इक्वल टू, इसके बीच का एरिया ये बताता है।
शेडेड रीजन का, ये शेडेड रीजन बना दिए हैं, छायाकृत कर दिए हैं। अब हम लोग डबल इंटीग्रल की बात करें तो पहले फंक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई क्या होगा, कहाँ होगा। यहाँ पर हम लोग अगर एफ एक्स वाई कोई फंक्शन कहते हैं, यू इज इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, इसका क्या मीनिंग है। एक्चुअली क्या है ये इसका मीनिंग कि सपोज ये एक्स एक्सिस मानो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जैसे डबल वेरिएबल का फंक्शन आएगा हमारा 3 डायमेंशन वाला मामला इन्वॉल्व होगा ही होगा। तुमको इसको 3 डायमेंशन से छुटकारा अलग से नहीं रख सकते हो। एफ एक्स वाई जैसे हुआ यू बराबर एफ एक्स, यू एक्चुअली क्या है, जेड के ही काम में आएगा। और वो क्या हुआ तुम्हारा ये एफ एक्स वाई को जो है ना, यहाँ पर इस तरह से एफ एक्स वाई का एक सरफेस बनेगा, एफ एक्स वाई का एक सरफेस बनेगा। ये तुम्हारा देखो ये डॉटेड सरफेस जो है ना एफ एक्स वाई को, क्योंकि एक्स और वाई दोनों है, हाँ कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ऊपर नीचे जिस पे के जैसे भी हो तो फंक्शन पर डिपेंड करता है। एक्चुअली ये सरफेस बताएगा तुमको एफ एक्स वाई। वो क्या, एक्स वाई प्लेन के कुछ ऊंचाई पर, जो एक्स वाई प्लेन का जो ऊंचाई होगा वही उसका वैल्यू होगा एफ एक्स वाई का। यहाँ से लेकर मान लो ये तुम्हारे पास इस एफ एक्स वाई जो सरफेस हुआ इसका प्रोजेक्शन हुआ एक्स वाई प्लेन पर नीचे वाला, ये तुम्हारे पास ये डी इसका प्रोजेक्शन है। तो सरफेस जैसे मान लो छाता है एक ठो, तो एक्स वाई प्लेन पर है, छाता को ऊपर में फैला दिया तो छाता क्या एक सरफेस बना, सरफेस उस सरफेस का नीचे एक्स वाई प्लेन पर हम लोग प्रोजेक्शन ले सकते हैं, उसके एक प्लेन पर प्रोजेक्शन आएगा, इस तरह से आएगा। लेकिन ये सरफेस ऐसा नहीं समझने कि प्लेन है, ये ऐसे भी हो सकता है उबड़ खाबड़ नीचे ऊपर नीचे, लेकिन इस तरह से कोई भी नेचर का ब्लंट हेडेड हो सकता है। ये तुम्हारा जेड बराबर एफ एक्स वाई या यू बराबर एफ एक्स वाई, तुम कह सकते हो यू या इसी को हम जेड बराबर एफ एक्स। एक्चुअली कोई भी फंक्शन एफ एक्स वाई जैसे ही आएगा उसका जो वैल्यू होगा टोटल एफ एक्स वाई का वो जेड एक्सिस के अलग ही उसका वैल्यू समझा जाएगा। ये तुम्हारे पास यू मानो या जेड मानो जो भी मानो यही है तुम्हारे पास। तो फंक्शन एफ एक्स वाई जेड ये सरफेस हो गया तुम्हारा, ये सरफेस ये ऊपर में है और उसको हम लोग इस सरफेस का ये सरफेस का छोटा सा तुम्हारे पास मान लो यही हुआ यू मैंने हाइट हो गया। एफ एक्स वाई मीन्स हाइट, एफ एक्स वाई मीन्स क्या हो गया हाइट, और एफ एक्स वाई हाइट हो गया किस क्या लोग जेड एक्सिस क्या लोग हाइट के काम कर रहा है। जैसे वाई बराबर हम लोग लेते हैं ना, ये तुम्हारे पास क्या है, ये जो हम लोग क्या लेते हैं, ये जो वाई लेते हैं वाई बराबर एफ एक्स, तो ये क्या हो गया डी एक्स लेते हो यहाँ पर छोटा सा, लेकिन ये वाई एफ एक्स क्या है हाइट ही तो है तुम्हारा, हाँ एक्स एक्सिस से हाइट की तरफ है। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन से इसका हाइट हो गया एफ एक्स वाई, और वो इसको जेड कहो या यू कहो जो कह दो। हाँ तो अब इसमें हम लोग देखो ये हाइट हो गया, ये क्या हो गया हाइट हो गया, ये एफ एक्स वाई खुद हाइट हो गया। अब बोलो इसमें अगर छोटा सा एरिया हम ले लेते हैं, इसका काम बात रख देते हैं डी एक्स डी वाई, चूँकि ये एक्स वाई प्लेन में है, छोटा सा जो इसका प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में है, इसका छोटा सा एलिमेंट को क्या मान लेते हैं एरिया हम डी एक्स डी वाई। अब तो ये कि लंबा इतना सा एक्स एक्सिस पर नहीं ना ले सकते हैं, यहाँ पर तो एक्स एक्सिस है तो डी एक्स ले लेते हैं, एक्स एक्सिस क्या लूँ, लेकिन ये तो टोटल एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन में तो डी एक्स डी वाई दोनों लेना, वो एलिमेंट्री एरिया है ना। तो एलिमेंट्री एरिया लिया, इसको तुम अब हाइट की तरफ ले जाओ, इसके तरफ तुम अब हाइट की तरफ ले जाओ, तो ये तुम्हारे पास u हो गया या z कहो तो जो कह दो तुम फंक्शन को एफ एक्स वाई को u कहो z कहो जो हो गया। तब बताओ कि u इंटू डी एक्स डी वाई क्या हुआ, u इंटू डी एक्स डी वाई, डी एक्स ये छोटा सा क्रॉस सेक्शन हो गया, छोटा सा एलिमेंट्री और उसका हाइट हो गया, तो क्या ये सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम नहीं हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, छोटा सा एलिमेंट का वॉल्यूम हो गया। जब ये छोटा सा एलिमेंट ये क्या हो गया, this is the volume of the elementary cylinder। अब इसको इंटीग्रेट ही तो करोगे, अब इंटीग्रेट कर दो u डी एक्स डी वाई। अब इसे जब इंटीग्रेट करोगे, जब डी एक्स डी वाई है तब डबल इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमको, सिंगल इंटीग्रेशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दो वेरिएबल आ गया एक्स और वाई डी एक्स डी वाई, तो डबल इंटीग्रेशन देना ही पड़ेगा। हाँ और इसका एक्स का लिमिट तुम जो भी रखो ए टू बी, और वाई का लिमिट रखो सी टू डी, जो रखना है रखो, अपना जैसा होगा तुम्हारा प्रॉब्लम उसी हिसाब से तुमको लिमिट मिल जाएगी।
y इज इक्वल टू C2D, और यही u ही तो तुम्हारा fxy है। देखो तुम u बराबर fxy, तो क्या होगा u बराबर fxy dx dy। ये क्या हो गया, इसका मतलब जब छोटा सा जब u dx dy लिया हमने, ये छोटा सा सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, ये सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो हाइट u हुआ और dx dy क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन ये जैसी सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन dx dy और इसका हाइट u, गुना कर दोगे क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, वॉल्यूम हो गया तुम्हारा पास। और जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हुआ, इस fxy से जो यहाँ प्रोजेक्शन से जितना ये बन के ये जो तुम्हारे पास टोटल सिलेंडर हुआ, इस टोटल सिलेंडर का ये तुम्हारे पास वॉल्यूम हो गया। तो एक्चुअली डबल इंटीग्रेशन एक्चुअली बताता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कहो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जैसा भी हो, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बिटवीन द सरफेस xy सरफेस के बिटवीन और fxy जो सरफेस उसके, और dx xy सरफेस और fxy दोनों के बीच में जो भी बना 3 डायमेंशनल बॉडी, हाँ उसी का वॉल्यूम ही बताएगा। अब ये कोई जरूरी कि एकदम सिलेंडर के एकदम स्मूथ सिलेंडर कोई जरूरी नहीं, सिलिंड्रिकल शेप का आएगा भाई, हाइट होगा उसका क्रॉस सेक्शन होगा कुछ, दैट इज सिलेंडर। ये कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ द होल सिलेंडर इज गिवन बाय ए टू बी एक्स वाई का जो भी लिमिट होगा fxy और dx dy, चूँकि u ही तो fxy है तुम्हारे पास, तो ये fxy dx dy हुआ छोटा सा एलिमेंट्री सिलेंडर का वॉल्यूम, और जब इंटीग्रेशन करते हैं टोटल इसका जो जितना होगा ये टोटल का वॉल्यूम बताता है। यही हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट डबल इंटीग्रेशन का। अब इसको इंटीग्रेट करने का कई तरीके हैं, कई तरह से हम लोग देखेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। देखो यही इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब कंप्यूटर को दे दो फंक्शन, वो बिल्कुल सरफेस बना के एकदम देगा, एकदम छत्ता की तरफ सरफेस बना देगा, उसमें प्रोजेक्शन ले लो XY प्लेन में, उसका प्रोजेक्शन डाल देगा। ये सब थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग सीखना होता है कि ये XY प्लेन हुआ, जैसे मान लो ये Y एक्सिस हुआ और X एक्सिस हुआ, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारे पास जब इधर लेते हैं एक ठो, तो ये तो dx की तरफ लेते हैं तो x एक्सिस तो dx होता है, और इसी स्ट्रिप को अगर y एक्सिस की तरफ लोगे तो क्या होगा, dy होगा कि नहीं। तो इठो क्या होगा, इठो क्या हुआ है, ये क्या हुआ, छोटा सा एरिया, हाँ क्या हुआ, तब लंबाई dx चौड़ाई dy थी, dx dy नहीं हुआ। अब एकदम चौखुट करके लेना कोई जरूरी है, गोल गाल किसी भी तरह से ले लेंगे dx dy, बस एक तो एरिया ले लेते हैं। XY प्लेन में एक छोटा सा एलिमेंट के एरिया को हम लोग dx dy कहते हैं। जैसे एक x एक्सिस में छोटा एलिमेंट को dx, y एक्सिस में छोटा एलिमेंट को dy, तो XY प्लेन में छोटा सा एलिमेंट्री एरिया को हम लोग dx dy से रिप्रेजेंट करेंगे। मीनिंग ऑफ डबल इंटीग्रल fxy dx dy। तो अगर ऐसे देखना चाहोगे कि xy जो अभी दिखा रहे थे, एक ये dx dy, एलिमेंट्री एरिया हो गया ये dx dy। अब इसको गोल ही ले लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, छोटा एलिमेंट है dx और dy, ये x एक्सिस y एक्सिस हुआ। अब जो y z एक्सिस होगा इसे इधर होगा कि नहीं, x एक्सिस होता है z एक्सिस इधर आएगा, तो fxy का जो सरफेस होगा ये यहाँ पर इस तरह का सरफेस बनेगा तुम्हारे fxy का। तो सरफेस जो इस तरह से बनेगा, तो जो भी सरफेस यहाँ पर बना उस सरफेस का प्रोजेक्शन यहाँ पर डालोगे ना प्रोजेक्शन, तो ये तुम्हारे पास मान लो सरफेस का प्रोजेक्शन हो गया। XY प्लेन fxy प्लेन जो तुम्हारे पास fxy फंक्शन है उसका तो सरफेस जो बनेगा, ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पर होगा, XY प्लेन पर नहीं होगा, XY प्लेन के ऊपर में कहीं ना कहीं उसका सरफेस जनरेट होगा तुम्हारे पास। जैसे हम ये करके दिखाए नहीं, ये सब भी करके दिखाया, देखो ये z एक्सिस है और ये तुम्हारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो XY प्लेन में है ना, यहाँ पर तुम्हारे पास छोटा सा एलिमेंट्री एरिया को तुम dx dy कह रहे हो, इसको ऊपर ले जाओगे और फंक्शन जो तुम्हारे पास fxy है वो एक्चुअली क्या बनाएगा, यहाँ से ऊपर में ये बनाएगा, सरफेस जनरेट करेगा। यही तुम्हारे fxy फंक्शन का एक सरफेस बनेगा, ग्राफ मतलब उसका सरफेस बनेगा। ये कोई एक कर्व नहीं बल्कि एक सरफेस जनरेट करेगा।
जब सरफेस जनरेट किया तो ये सरफेस हो गया तुम्हारे पास, यही तुम्हारे पास को यू, जिसको हम लोग यू कहा। तो यहाँ पर ये यू हाइट हो गया फंक्शन का, और डी एक्स डी वाई छोटा सा एलिमेंट्री एरिया हो गया। तो यू इंटू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंटरी सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन डी एक्स डी वाई। यही क्रॉस सेक्शन होगा, एक्स वाई प्लेन में डी एक्स डी वाई इसका क्रॉस सेक्शन होगा, डी एक्स डी वाई। चूँकि एक्स वाई प्लेन में वो तो बिल्कुल प्लेन है, तो क्रॉस सेक्शन ही कहलाएगा। और जब हाइट ले जाओगे तो वो सरफेस तक पहुंचेगा एफ एक्स वाई तक। अब वो कोई पोर्शन ऐसे जाएगा, कोई पोर्शन नीचे आ जाएगा, कोई पोर्शन ऐसे होगा, कोई ऊपर नीचे होगा, वो तो वेरिएबल फॉर्म में होगा। तो इसीलिए वेरिएबल फॉर्म में ही तो हम यू ले रहे हैं, यू एफ एक्स वाई के फॉर्म में। यू इंटू डी एक्स डी वाई वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री सिलेंडर ऑफ, माने ये क्या कहते हैं, ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ क्रॉस सेक्शन डी एक्स डी वाई। ये क्रॉस सेक्शन डी एक्स डी वाई से ये वॉल्यूम हो गया तुम्हारे पास। और इसी को वही है, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन में ही ले लिया। ये तो हुआ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ एफ एक्स वाई हो गया। और इस एफ एक्स वाई का प्रोजेक्शन, इसे मतलब एफ एक्स वाई जरूर जेड एक्सिस के अलग ऊपर में कहीं पर होगा सरफेस एफ एक्स वाई, उसके चारों तरफ से परपेंडिकुलर डालोगे तो क्या उसका प्रोजेक्शन निकलेगा। यही ना प्रोजेक्शन होता है कि किसी एक कर्व का प्रोजेक्शन क्या होगा भाई। तो यहाँ से इस पर से एक परपेंडिकुलर डालो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, यही क्या हो गया, इस पूरे इस चीज़ का ये प्रोजेक्शन हो गया। जब यहाँ पर सरफेस है, ऊपर में सरफेस है एफ एक्स वाई, चारों तरफ से ये इस तरह से सरफेस, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से चारों तरफ से परपेंडिकुलर डालो। एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर जहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर उस चारों तरफ मिलकर फिर एक कर्व बनेगा। कर्व के अंदर के बीच वाला टोटल चीज़ क्या होगा, उस सरफेस का प्रोजेक्शन हो जाएगा तुम्हारे पास। तो मीनिंग ऑफ डबल इंटीग्रल, यू डी एक्स डी वाई, यू मीन्स ऊंचाई, यू यही वो ऊंचाई, यू बराबर एफ एक्स वाई है ना, यही तो ये यू है। जहाँ पर भी जो भी हाइट होगा, जिस पॉइंट पर भी वो यू लिया जाएगा एफ एक्स वाई, चूँकि एफ एक्स वाई तो एक वेरिएबल फंक्शन एक्स वाई पर डिपेंड करने वाला। हाँ हाँ हाँ, तो ये यू डी एक्स डी वाई वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन डी एक्स डी वाई। छोटा सा एलिमेंट्री क्रॉस सेक्शन इसका डी एक्स डी वाई है। जब क्रॉस सेक्शन ये क्रॉस ये सिलेंडर, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, डी एक्स डी वाई, इसका हाइट हुआ यू, इस टोटल वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, यू इंटू डी एक्स डी वाई, यही तो होता है। और क्या इसमें करना है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज द वॉल्यूम ऑफ the elementary cylinder of height fx y and cross section dx dy। ये कहाँ पर है, ऑन द एक्स वाई प्लेन इसका क्रॉस सेक्शन, एलिमेंट्री सिलेंडर जो क्रॉस सेक्शन है ये सिलेंडर का, वो एक्स वाई प्लेन में होगा, ऑन द एक्स वाई प्लेन। implies this integral is equal to volume of the cylinder, volume of the cylinder of height एफ एक्स वाई, चूँकि ये पूरे फंक्शन ऊपर में एफ एक्स वाई प्रोजेक्शन है, तो एफ एक्स वाई वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट एफ एक्स वाई ओवर ऑफ हाइट एफ एक्स वाई ओवर द boundary C of the projection of fxy। तो ये dx dy बाउंड्री टोटल C, चूँकि एफ एक्स वाई लिया, टोटल इंटीग्रेशन जैसे लगे से, मतलब जो हमारे पास ये
ऊपर में एफ एक्स वाई का सरफेस हो गया और इसका प्रोजेक्शन नीचे आया, ये भी एक कर्व होगा, ये जो बाउंड्री होगा कर्व, इस कर्व सी, इसके जैसे ये छोटा सा एलिमेंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इस सी के बाउंड्री कर्व के माने पूरे रीजन का हमको लेना है, तो पूरे रीजन डी एक्स डी वाई की जगह में पूरा प्रोजेक्शन आर होगा ये ओवर द रीजन आर इन द बाउंड्री सी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एफ एक्स, ऐसा लिखो, है ना। तो ये रीजन आर हो गया। जो छोटा सा एलिमेंट लेते थे, तो ये डी एक्स डी वाई होता था, और अब क्या हो गया, जब इंटीग्रेशन लगा देते तो टोटल रीजन मेरा आ जाएगा। जो रीजन क्या है, फंक्शन के प्रोजेक्शन को जो बाउंड्री कर्व है तुम्हारा, उस बाउंड्री कर्व के अंदर का टोटल रीजन आ जाएगा तुम्हारा। यही तो है तुम्हारे पास एफ एक्स वाई, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट एफ एक्स ओवर द रीजन, हाँ, ओवर द रीजन आर इन द बाउंड्री सी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एफ एक्स वाई का जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन का जो अपना बाउंड्री होगा, बाउंड्री का अंदर में जो एरिया वही रीजन ऑफ दी, उसी के रिस्पेक्ट में मैंने ओवर क्या होगा पूरे इस सिलेंडर का, ये तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो हम इस देखो ये फिगर टी बना लो, हाँ, ये तुम्हारे पास यू हो गया जिसको हम लोग एफ एक्स वाई कहते हैं, और ये तुम्हारे पास टोटल इसका प्रोजेक्शन हो गया। ये आर जो है ना, एफ एक्स वाई के ही प्रोजेक्शन आर है तुम्हारा, उस बाउंड्री को घेरने वाला जो सी है कर्व, उसके अंदर में जो रीजन है वही टोटल रीजन के रिस्पेक्ट में ओवर में एफ एक्स वाई हाइट लगा के, ये टोटल हाइट लगा के हम लोग टोटल का वॉल्यूम बताते हैं। ये टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम ये है तुम्हारे पास। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन इन द फिगर, ये ज्योमेट्री हो गया। ज्योमेट्री से ज़्यादा क्लियर कट आइडिया बनता है। प्रॉब्लम तो कोई ना कोई टेक्निक लगा के बनते रहता है, इधर से उधर, दिस वे दैट वे हम लोग बनाते रहते हैं। अब देखो हम लोग थोड़ा सा, हाँ, अभी भी टाइम है हमारे पास, 3-4 प्रॉब्लम सोचते बना दें तो तुम लोग डबल इंटीग्रेशन सब बना के ख़त्म कर लोगे। यही है तुम्हारे, ये हम एरो निशान लगा दिया है ना, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन इन द फिगर। इस फिगर में जो ये पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही ये फिगर ये बताता है। अब एफ एक्स वाई है, डी एक्स वाई है, तो एक्स और वाई का तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं ना, ये अगर ऐसा करो एफ एक्स वाई और डी एक्स डी वाई सीधा, इतना सारी बात जो कहानी किस्सा करते हैं, ओवर द रीजन आर कर दो, नीचे आर लगा दो, क्योंकि उसी में मेरा लिमिट छिपा हुआ है ना। यहाँ पर नीचे आर कर दो, इसमें चूँकि इतनी सब बात कह रहे हैं ना हम लोग, इतना सब रीजन आर इन द बाउंड्री सी ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, उस रीजन में ये क्या कर दो, अब चूँकि लिमिट मालूम नहीं है इसलिए लिमिट के लिए आर लगा दो यहाँ पर, ये लिमिट टोटल आ जाएगा। जब प्रॉब्लम आएगा तब लिमिट आएगा सामने में, अभी थ्योरी में कोई लिमिट तुम्हारे पास नहीं है, तो यही तुम्हारे पास होगी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्रॉब्लम्स। इफ द limits of x and y are independent, बिल्कुल स्वतंत्र है, न x को लिमिट से y को कोई मतलब है, न y की लिमिट से x को कोई मतलब है, उस वक्त लेकिन थोड़ा सा आसान होता है, मतलब कांस्टेंट टाइप का। जैसे तुम्हारे पास मान लो एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई ये है तुम्हारे पास, और यहाँ पर a टू b सपोज x का लिमिट और y का लिमिट c टू d, क्या हुआ एग्जाम्पल उसका, है ना। तो यहाँ पर लिमिट एफ एक्स वाई एक्स और वाई दोनों को देखो, a टू b है वो अपना अलग है, और y का लिमिट c टू d है बिल्कुल x के y के लिमिट से, फिर भी यहाँ पर मामला एफ एक्स वाई में लटक जाता है क्या। लेकिन अगर एफ एक्स वाई and fxy can be expressed explicitly in the form of the product of the functions of x and y। मतलब जैसे मानो एफ एक्स वाई बराबर, अब तुम्हारे पास साइन एक्स प्लस वाई है,
इसको एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। एक्स वाई सब मिला जुला रहेगा, है ना। ये कभी भी ये इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स वाई का, क्यों कि साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये तुम्हारे पास एक्स और वाई कभी भी फ्री नहीं हो सकता एक दूसरे से। ये हुआ कि इम्प्लिसिट फंक्शन, ये हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई के इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन अगर एफ एक्स वाई का वैल्यू वहीं पर हम लोग अगर कर दें लॉग कहते हैं ई टू द पावर एक्स और प्लस वाई सपोज कर लो है, तो क्या होगा, ये ई एक्स अलग और इंटू ई वाई अलग, ये एक फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन ऑफ वाई अलग अलग हो गया। मान लो ये हुआ एफ वन एक्स और ये हो गया एफ टू वाई, या एफ एक्स जी एक्स कर दो, ये तो एफ एक्स यहाँ है ना, इसको एफ वन एक्स कह दो या एफ टू वाई कह दो, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये हुआ एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट। इम्प्लिसिट मीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बिल्कुल जुड़ा हुआ रहेगा, अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट रूप से, इम्प्लिसिट मीन्स वो अस्पष्ट, स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं होगा। और यहाँ एक्सप्लिसिट मीन्स स्पष्ट, मैंने बिल्कुल सब एक दूसरे से अलग हो जाएगा। ये हुआ एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ये जब दोनों फंक्शन अलग अलग हो गया, हमको आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन में। ये इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको हम लोग कहते हैं अस्पष्ट, हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन, है ना। और ये होता अस्पष्ट फलन, तो अस्पष्ट फलन और वो अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट के मतलब बिल्कुल साफ साफ अलग अलग हो जाएगा, वो अस्पष्ट साफ रूप से एक्सप्लिसिटली एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। तो इसमें जो है ना, अगर ऐसा हो तो हम लोगों को थोड़ा सा अलग टाइप है, और अगर ऐसा हो तो आसान है। वो कैसे, देखो, जैसे मान लो ए टू बी और सी टू डी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई बराबर क्या हो गया, ए और यहाँ पर ए टू बी सी टू डी हमको मालूम है, और इस एफ एक्स वाई का वैल्यू देखो क्या हो गया, एफ वन एक्स इंटू एफ टू वाई और इंटू डी एक्स डी वाई। हमको दिख रहा है कि भाई ये डी एक्स डी वाई दोनों के रिस्पेक्ट में तो है, और एफ एक्स वाई को दो अलग अलग फंक्शन एक्स और वाई के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख दिया। हाँ, अगर लिख दिया तो सीधा हो जाएगा ए टू बी एफ वन एक्स डी एक्स और सी टू डी एफ टू वाई इंटू डी वाई। बस ये इंटीग्रेशन है, ये एक्स वाले को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई वाले फंक्शन वाई के रिस्पेक्ट में, लिमिट दोनों का साफ साफ है। हाँ, ये आ जाएगा इसका। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली इस तरह से अगर स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं हो सके तो क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेना होगा और एक को फिक्स रखना होगा। रखने हो जाएगा, एक का जब लिमिट पुट करके जो कैलकुलेशन आएगा उसमें फिर दूसरा वेरिएबल बचाएगा, उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है ना। तो हाँ, इफ यहाँ तो इफ एफ इज इक्वल टू दिस एफ वन एक्स इंटू एफ टू वाई, ये इतना हो गया। इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल नॉट इक्वल टू एफ वन एक्स इंटू एफ टू वाई, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस नहीं कर सके तो क्या करना होगा। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को करना होगा, देखो क्या करना होता है। अगर ऐसे होता है देन ए टू बी सी टू डी एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो क्या करो, पहले ये y का लिमिट है ये इंटीग्रेशन में, तो ये ए टू बी यहाँ रहने दो, और एफ एक्स वाई को डी वाई, चूँकि यहाँ पर सी टू डी तुम्हारे y का है लिमिट, और ये x को डी एक्स को अलग कर दिया, है ना। चूँकि ये डी एक्स डी वाई है, डी वाई डी एक्स एक ही बात है, डी एक्स को अलग किया और ए टू बी अलग किया, एक्स का लिमिट और एक्स डी एक्स अलग कर दिया। अंदर में चूँकि पहला इंटीग्रल किसमें, फंक्शन के साथ पहले जो अटैच्ड इंटीग्रल है वो क्या y का है, इसीलिए डी वाई लिया, एफ एक्स वाई साथ में लिया और y का लिमिट सी टू डी लिया। अब क्या करो, ए टू बी मान लो इस एफ एक्स वाई को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो वो y वाला जो टर्म होगा वो सिर्फ इंटीग्रेट होगा, हाँ, x वाला टर्म ज्यों का त्यों रह जाएगा। मान लो कि फंक्शन एफ वाई आया, इंटीग्रेट करके मान लो एफ एक्स वाई आया, यहाँ पर सी टू डी हुआ इंटू डी एक्स रहेगा। चूँकि यहाँ पर मान लो फंक्शन एफ एक्स वाई में, हाँ,
मतलब एक्स तो फिक्स रहेगा, यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई के रिस्पेक्ट में एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तुम्हारा एक्स को एज ए कांस्टेंट रखे रहेगा, सब बगल में रखा रहेगा, कुछ कहीं नहीं इंटीग्रेट होगा, और सिर्फ जो वाई वाला टर्म है वही इंटीग्रेट होगा, वाई वाले टर्म एक्स वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, मान लो एफ एक्स वाई के इंटीग्रेट वाई के रिस्पेक्ट में, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई फाई एक्स वाई आ गया। अब जो फाई एक्स वाई आया, अब फाई ऊपर वाला लिमिट है किसका है, वाई का है, फाई एक्स डी माइनस फाई एक्स सी, ये तुम्हारा देखो डी एक्स। अब y का मामला ख़त्म हो गया, ये क्योंकि y का लिमिट था इसमें रख दिया y के जगह में। अब क्या होगा, टोटल फंक्शन किसका फंक्शन, x का फंक्शन हो गया। जब c और d बैठ गया तो वो टोटल x का फंक्शन हो गया। ये प्रॉब्लम बताइए, ये सब भले बोलो कि प्रॉब्लम जब बताएंगे तो समझ में आएगा अच्छी तरह से, हालांकि ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, a to b, और ये टोटल फंक्शन फिर किसका होगा, मान लो हाँ ये एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मान लो फाई एक्स हुआ या साई एक्स हुआ, साई एक्स, और ए टू बी फिर कर दोगे तो क्या होगा, साई बी और माइनस फिर साई, इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन निकलेगा। तो जब स्पष्ट रूप से अलग अलग होगा तो अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर इम्प्लिसिट फंक्शन ना हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो फंक्शन के साथ अटैच्ड इंटीग्रल है उसी के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करो, तब एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तब फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो हम लोग इसका भी प्रॉब्लम थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, दोनों टाइप का प्रॉब्लम है, एक एक प्रॉब्लम दिखा देते हैं तुम लोगों को, तब फिर आसानी से तुम लोग समझना शुरू करोगे। देखो मिटा दें सब।